फिर एक और कैटेगरी है, वो है कंज्यूमर आईओटी। कंज्यूमर आईओटी में आपकी बड़ी फिनिश्ड प्रोडक्ट होती है, सब कुछ बहुत ही इजी होता है, यूज़र को कोई जुगाड़ वगाड़ नहीं होती, इंटरफेस पे बड़ा गौर किया जाता है कि यूज़र क्या है। आपके जो सैमसंग के फ्रिज है, जो आजकल आईओटी डिवाइस बन गए, उस पर माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए होते हैं, उनका यूज़र इंटरफेस बहुत वेल डिफाइन होता है। तो एक तो हो गया, पहले हमने देखा था मेकर आईओटी, ये दूसरा वाला जो है ना वो कंज्यूमर आईओटी है। और कंज्यूमर आईओटी मैसिव स्केल पे इसकी प्रोडक्ट होती है, एक्सट्रीमली कॉस्ट कॉन्शियस होता है, कीमत इन प्रोडक्ट्स की जितनी भी कम रखी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। इंटरप्राइज आईओटी, ये प्री पैकेज सॉल्यूशंस होते हैं जो कोई एक आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम मिसाल के तौर पे आपके ऑफिस में प्रॉब्लम कोई है, मिसाल के तौर पे ऑफिस की फ़ोटोकॉपी मशीन को मैनेज करना एंड सो ऑन। तो ये कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि इंटरप्राइज आईओटी कहलाती है। इसकी थोड़ी सी कीमत आगे पीछे हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो तो बाज़ दफ़ा चल जाती है, मगर कंज्यूमर आईटी में तो कॉस्ट तो बहुत ही कम होती है। और ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं और ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये आमतौर पे कंपनियों को बेचे जाते हैं। फिर जो अगला मामला है ना, वो आईओटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग है। पूरी फैक्ट्री के मुख्तलिफ मशीनों को आपस में जोड़ना। ये स्पेशलाइज किस्म की कंपनियाँ हैं जो पहले प्रोडक्ट्स की पार्ट्स बना रही थी, अब वो डिवाइसेस ऐसे बना रही हैं और पूरे सोल्यूशन पेश कर रही हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, आपकी कॉस्ट रिडक्शन होती है, आपकी डिफेक्ट्स कम होते हैं। तो नया किस्म का मैन्युफैक्चरिंग में एक रेवोल्यूशन आ गया है, ये स्मार्ट फैक्ट्री वाला, और इससे कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो गई है, क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं कि आईओटी इनेबल्ड स्मार्ट सिटी। इवन पाकिस्तान में भी ये आस्ता आस्ता आ रहा है। आपने देखा होगा कि हर जगह कैमरे लग रहे हैं। इससे क्या है, सेफ्टी इंप्रूव होती है। हम एक सैनिटाइज जगह से वहाँ पे बैठे हुए, आइडियल केस तो ये हो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही हो कि जहाँ भी कोई गड़बड़ हो रही हो वो फ़ौरन आइडेंटिफाई कर दे। मगर अभी तो ये होता है कि थाउजेंड्स ऑफ कैमरे लगे हुए हैं सारे पूरे शहर में, और एक सेंट्रलाइज जगह से आप बैठ के, कुछ लोग बैठ के देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। अच्छा, ये ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं आप, इससे न सिर्फ सेफ्टी होती है, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं पब्लिक सर्विसेज को, कि जैसे बसें चल रही हैं तो क्या करें। फिर इकनॉमिक इससे ग्रोथ होगी, स्मार्ट सिटी के पूरे शहर को बेनिफिट मिलते हैं। अच्छा, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और इन्वायरमेंट को देखने के लिए कि भाई फॉग कितना है, धुआं कितना है एंड सो ऑन, और लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सिविल एंगेजमेंट में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो स्मार्ट सिटी के बहुतेरे फ़ायदे हैं, और ये इवन पाकिस्तान में भी स्मार्ट सिटी के पहले कदम तो रख दिए गए हैं कि सेफ्टी के लिए हर जगह कैमरे लग रहे हैं, मगर ये आगे ला सकता है, लाइटों में आपके इस्तेमाल हो सकते हैं, हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। तो पहले तो हो गई स्मार्ट सिटीज़। रिटेल में भी ना आईओटी बड़ी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होने लगी है। अब ना आपने देखा होगा चीज़ों में आरएफआईडी टैग्स हैं। आइडियल केस तो ये हो कि आरएफआईडी टैग्स तो बहुत सारी मशीनों में और कपड़ों में लगने लगे हैं। अगर आप मशीनों की दुकान है तो वहाँ पे मशीनों में लगे होंगे, अगर कपड़ों की दुकान है रिटेल में तो कपड़ों में लगे हुए होंगे। ये सारी आरएफआईडी टैग से जो दुकान है वो सारा डेटा कलेक्ट करती है, वो इंटरनेट पे भेजती है, एक सेंट्रल जगह प्रोसेसिंग होती है और फिर फैसले होते हैं। तो रिटेलिंग में भी आईओटी बड़ी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होने लगी है। अब मसला ये है कि एडॉप्शन आईओटी कितनी हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट कर रही है कि भाई स्मार्ट बिल्डिंग्स में आईओटी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होने लगी है। इंटेल रिपोर्ट कर रही है कि स्मार्ट ट्रेन्स और स्मार्टर रोड्स भी, इवन सड़कों पे भी आईओटी इस्तेमाल होने लगी है। फिर इंटेल ये भी रिपोर्ट कर रही है वेरिएबल्स बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में हैंड फ्री ऑपरेशंस के लिए ना आईओटी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हो रही है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हर जगह स्लोली एंड ग्रेजुअली आईओटी इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए भी, यानी वॉर के लिए भी आईओटी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त आप गूगल करिए, यूएस आर्मी जो है ना, इंटरनेट ऑफ बैटलफील्ड थिंग्स IOBT पे बड़ा एक्सटेंसिवली काम कर रही है। पूरी जो जंग का मैदान होगा ना, उसमें अमेरिकन सोल्जर, मशीनें, जहाज़ ऊपर सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो ये तो इन्फेंट्री और आर्टिलरी वगैरह सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे सब। अच्छा, सारी बात है, वहाँ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू हुआ कि दूसरा दुश्मन हैक ना कर ले आपके इंटरनेट को, मगर वो तो सिक्योर इंटरनेट तो बहुत पहले आ गए थे। अच्छा, अब सिर्फ ये नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर, जैसे जहाज़ है, हवाई जहाज़, ये जो आपके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर डिफाइन एयरक्राफ्ट है। इसमें बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, वो डेटा सब गैदर कर रहे हैं। अच्छा,
ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड एयरक्राफ्ट है ना, ये या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो आ रहे हैं, ये सिर्फ एक जहाज़ नहीं होगा, एक पायलट होगा, एक जहाज़ में बैठा होगा। आगे चल के तो बिल्कुल ही ऑटोनोमस जहाज़ होंगे, मगर एक पायलट एक जहाज़ में बैठा होगा, उसके साथ पूरी छोटे छोटे बहुत सारे ड्रोन और जहाज़ होंगे। यानी एक जहाज़ है, उसके साथ 20 और जहाज़ हैं, टोटल स्क्वाड्रन एक पायलट फ्लाई करके आ रहा है और वो एनिमी अटैक कर रहा है। तो ये भी सब इंटरनेट ऑफ बैटलफील्ड थिंग्स का पार्ट है। फिर कॉम्बैट क्लाउड्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो बहुत सारे जहाज़ मिल के ना कॉम्बैट क्लाउड में आप पे हमला करेंगे एक दूसरे दुश्मन के जहाज़ों पे। तो हमने देखा इंटरनेट ऑफ बैटलफील्ड थिंग्स, फिर सॉफ्टवेयर डिफाइंड एयरक्राफ्ट, और फिर तीसरा कॉम्बैट क्लाउड्स, कि वो एक जहाज़ नहीं है, बहुत सारे जहाज़ मिल के हैं। तो इन चीज़ों यानी जंगों में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत एक्सटेंसिवली आगे चल के इस्तेमाल होने लगी है। IoT डिवाइसेस के जो है ना, क्या क्या आपके अल्लाह भला करे चीज़ें होनी चाहिए IoT डिवाइस में। नंबर 1, कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यानी आप कहीं से भी हों, IoT डिवाइस जो है ना आखिर में इंटरनेट पे कनेक्टेड हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो ये होगा कि वो स्मार्ट सेंसर होगा, वो खुद कनेक्टेड होगा, या कोई या स्मार्ट डिवाइस होगी जो खुद कनेक्टेड होगी इंटरनेट से, या IoT गेटवे के थ्रू भी हो सकती है। नंबर 2, सिक्योर हो, वरना तो बड़ा मसला हो जाएगा। ब्रेक भी एक IoT डिवाइस है, आपकी गाड़ी भी एक IoT डिवाइस है। अगर सिक्योर नहीं होगी तो मसला हो जाएगा एक्सट्रीम किस्म का। फिर उसमें स्मार्ट फीचर्स चाहिए उस डिवाइस में। मिसाल के तौर पे अगर आपका फ्रिज है तो उसके स्मार्ट फीचर्स का मतलब है कि वो सेंसर से डेटा लेके वहाँ पे फैसला करेगा कि क्या ख़रीदना जाए और क्या चीज़ कम है आपके फ्रिज में। अच्छा, फिर ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्लाउड से कम्युनिकेट कर सके, आपस में भी बात कर सकें। जो डिवाइस पूरे घर में या ऑफिस में या इंडस्ट्री में कहीं भी हैं, वो सब आपस में ही बातें कर सकें, तो एक दूसरे से ही बातें कर सकें, ये भी IoT की रिक्वायरमेंट है। फिर रिमोटली कॉन्फ़िगरेबल हो, यानी मैं क्लाउड से बैठ के आपका IoT एज और IoT डिवाइसेस जो हैं, IoT ऑफ थिंग्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ना, उनको मैं कंट्रोल कर सकूं और कॉन्फ़िगर कर सकूं, उनकी कन्फिगरेशन चेंज कर सकूं। फिर क्या है, प्रोग्रामेबल होनी चाहिए, कि नहीं उसमें प्रोग्राम चलेंगे। हम जो है प्रोग्रामिंग करेंगे वो रस्ट प्रोग्रामिंग करेंगे IoT डिवाइसेस में, और हम तो वैसे एज पे भी रस्ट ही करेंगे और क्लाउड पे भी रस्ट करेंगे, मगर इस वक्त तो यहाँ पे डिवाइस का मसला हम कर रहे हैं, वो माइक्रो कंट्रोलर पे रस्ट बेयरबोन प्रोग्रामिंग हो रही होगी। फिर 2 और चीज़ें, रिप्लेसेबल होना चाहिए, यानी अगर आपका कैमरा ख़राब हो गया, आपने कैमरा निकाला, वहाँ से दूसरा कैमरा लगा दिया, वो सब अपने आप को कॉन्फ़िगरेशन कर ले, हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। आखिरी में इन्वायरमेंटली फ्लेक्सिबल हो। ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, रिप्लेसेबल और इन्वायरमेंटली फ्लेक्सिबल, ये ऑप्शनल है। देखिए 2 किस्म की IoT है, कंज्यूमर और बिजनेस, 2 अलग अलग गोल्स हैं IoT के। जब कंज्यूमर डिवाइसेस हैं ना IoT की, उनका तो बड़ा आसान सा है, मगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काफ़ी। भाई किसी बंदे की ज़िंदगी आपने आसान बनानी है, उसकी मोर सिक्योर बनानी है, उसकी लाइफ ईजियर करनी है, और कंफर्टेबल बेसिकली आसानियाँ पैदा करनी है ज़िंदगी में। तो IoT कंज्यूमर डिवाइसेस के ये गोल्स हैं। अच्छा, आमतौर पे ये मोर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बिजनेस गोल्स के मुकाबले में। बिजनेस गोल्स में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, नंबर 1 प्रॉफिट बढ़ाना, नंबर 2 आप ये करते हैं कि गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन आई है उसको पूरा करना। तो बिजनेस जो IoT होती है ना, वो कंपेयर टू कंज्यूमर IoT के ना उस ज़्यादा सिंपल होती है, क्योंकि उसके 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। या तो आपने प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं, या अपने वर्कर्स की सेफ्टी बढ़ाना चाह रहे हैं, या गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये 3 बिजनेस IoT की है। जो मैंने पहले जिक्र किया, कंज्यूमर IoT का तो मेन मकसद है कि किसी की ज़िंदगी आसान बनाना, उसको कंफर्टेबल बनाना या मोर सिक्योर बनाना। अब ज़रा सा ये डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर IoT की क्या एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको फिर अभी भी बताया था, मगर फिर रिपीट कर दूं। नंबर 1 कनेक्टेड फ्रिज, नंबर 2 डोरबेल्स और सिक्योरिटी कैमरास, और दूसरे किस्म के कैमरास भी हो सकते हैं। फिर तीसरा कनेक्टेड थर्मोस्टेट। ये 3 एग्जांपल्स हैं कंज्यूमर IoT की। अब हमें ये देखना है कि बिजनेस गोल्स ऑफ IoT क्या है। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, मगर एक और व्यू से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1 ये कि आप ना प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या प्रोडक्ट की लाइफ इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो हम बिजनेस IoT इस्तेमाल करेंगे। सर्विस रिलायबिलिटी एंड अप टाइम,
कि ना जो सर्विस है ना वो आपको हर वक्त मिलती रहे, IoT डिवाइस जो है ना अपने आप को सेल्फ करेक्ट करे एंड सो ऑन, तो वो है। फिर है तीसरा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि कीमत गिराए आपके ऑपरेशंस की। चौथा है वर्कफोर्स सेफ्टी, और आखिरी है गवर्नमेंट कंप्लायंस, कि गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन है, हमने IoT डिवाइस लगा दी वहाँ जो गवर्नमेंट की कंप्लायंस करने हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ टाइम, नंबर 1। नंबर 2 सर्विस रिलायबिलिटी एंड अप टाइम। फिर 3 ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। चौथा वर्कफोर्स सेफ्टी, और आखिरी गवर्नमेंट कंप्लायंस। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे गोल्स हो सकते हैं बिजनेस IoT के। असल में जब हम किसी भी चीज़ के एप्लीकेशंस के बात करते हैं ना, तो 2 व्यूज़ हैं उसके। मैट्रिक्स है एक, वर्टिकल एप्लीकेशंस और हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशंस। हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशंस वो होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर जनरल कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल किया, ये इसका हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन होगा। मिसाल के तौर पे एक्सेल, वर्डशीट, स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारे हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशंस हैं। और वर्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे मेडिकल का कोई सॉफ्टवेयर, ये वर्टिकल एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पे ब्रिज बनाने का कोई सॉफ्टवेयर, ये वर्टिकल एप्लीकेशन है। इसी तरह IoT के जो वर्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या है, मैं ज़रा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग में एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होती है, एक वर्टिकल एप्लीकेशन है। फिर दूसरा है स्मार्ट सिटीज़ में इस्तेमाल होती है। तीसरा है स्मार्ट बिल्डिंग्स में इस्तेमाल हो सकती है, हेल्थ केयर में हो सकती है, एनर्जी सेक्टर में हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्मार्ट व्हीकल्स में हो सकती है, ये जो अभी ऑटोमेटेड व्हीकल्स आएंगी, लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हो सकती है। आपकी अमेज़ॉन जो है ना एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करती है अपनी लॉजिस्टिक्स के लिए कि किस तरह कहाँ पे डिवाइस पहुँचे, कहाँ पे पैकेज पहुँचे, तो ये वो करने के लिए ना एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करते हैं IoT एप्लीकेशंस। फिर है रिटेल में इस्तेमाल हो सकती है कि कस्टमर से इंटरेक्शन में या कस्टमर का बिहेवियर नोट करने में एंड सो ऑन। फिर एग्रीकल्चर में हो सकती है, और जो मैंने पहले डिस्कस किया मिलिट्री में भी हो सकती है। तो हमने देखा कि IoT के ये बहुत सारे वर्टिकल एप्लीकेशंस है। और जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर वाला तो हॉरिजॉन्टल है ना, वो जनरल पर्पस है। ये वर्टिकल एप्लीकेशंस हैं सारे IoT के जो हो सकते हैं। अब हमें जो डिस्कस करना है वो ये करना है कि कोर सिस्टम्स, सब सिस्टम्स क्या है IoT आर्किटेक्चर के। अभी तक हमने डिस्कस किया था, उससे कनेक्टेड है कि IoT का आर्किटेक्चर क्या होगा, मगर कोर सब सिस्टम्स क्या है। फर्स्ट जो है ना वो डिवाइसेस है, जो IoT डिवाइसेस होंगे, एक वो सब सिस्टम है। मिसाल के तौर पर फ्रिज था, हमने एग्जांपल लिया। फिर जो IoT डिवाइसेस, IoT गेटवे है, इसको मैं साथ ही पेश कर रहा हूँ। IoT डिवाइसेस एंड IoT गेटवे ये सब ऑन प्रीमिसेस होंगे ना, तो ये 2 सब सिस्टम्स हैं और ये सारे कनेक्टेड होंगे, ये दोनों चीज़ें आपस में। ये ज़रूरी है कि IoT डिवाइसेस और IoT गेटवे ना अपने आप को क्लाउड में रजिस्टर कराने का ऑटोमेटिक कोई तरीका हो। जैसे ही वो आप हो ना, अपने आप को रजिस्टर कराएं कि वो आप हैं और एंड वर्किंग है। तो ये सब क्या कर रहा है, IoT डिवाइसेस और IoT गेटवे सिस्टम्स जो है ना अपने आप को क्लाउड में रजिस्टर करा के अपडेट कर रहे हैं क्लाउड को कि मैं मैदान में हाजिर हूँ आपकी खिदमत के लिए, और आप डेटा मुझसे रिसीव भी करेंगे और मुझे डेटा सेंड भी करेंगे। फिर आगे चलते हैं। फिर क्लाउड गेटवे सर्विस है जिस पे ये सारा डेटा जमा हो रहा है, जो रिमोट सर्वर है, यानी कहीं पे सर्वर है क्लाउड में है, AWS का भी हो सकता है, गूगल का भी हो सकता है, जो सारा डेटा IoT एज से जा रहा है या IoT डिवाइस से जा रहा है। एज जो है वो IoT गेटवे है, तो इन दोनों जगह से जा रहा है, वो सब वहाँ जमा होगा। अच्छा, इसके लिए आपके इवेंट्स जा रहे होते हैं क्लाउड में। हम देखेंगे आगे चल के MQTT और काफका इस काम के लिए बहुत इस्तेमाल होते हैं, मगर अभी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है तफसील पे। अच्छा, और ये डेटा सिक्योरली जाएगा और प्रोवाइड डिवाइस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी के वहाँ पे वो डिवाइस को मैनेज भी करेगा। अगर देखेगा कोई डिवाइस मेल फंक्शन कर रही है तो उसको शट डाउन भी कर देगा एंड सो ऑन। फिर क्लाउड में जब इवेंट रिसीव हो जाएगा तो उसको स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। कंटिन्यूसली इवेंट आ रहे होंगे मुख्तलिफ डिवाइसेस से, और वो क्या कर रहे होंगे, अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे क्लाउड को कि ये हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, खुदा न खास्ता आग लग गई, कुछ भी। ये सारी चीज़ें जो इवेंट क्लाउड पे भेज रहा होगा, इनको प्रोसेस करने का तरीका है। मैंने आपको बताया दोनों सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, MQTT और काफका, स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड पे। फिर क्या है, एक यूज़र इंटरफेस होना चाहिए जहाँ पे यूज़र डिवाइस मैनेजमेंट कर सके।
वो मोस्ट प्रॉब्ली या तो डेस्कटॉप होगा या मोबाइल होगा जो क्लाउड से कनेक्टेड होगा और वहाँ से यूज़र इंटरफेस के थ्रू उसको वो मैनेज कर सकेगा। तो मैंने क्या डिस्कस किया अभी तक, 4 कोर सब सिस्टम्स हैं, डिवाइसेस और IoT गेटवेज। जो IoT गेटवे वो एज पे डिवाइस होगी, दूसरा नंबर क्लाउड गेटवे, तीसरा नंबर स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन द क्लाउड, और चौथा यूज़र इंटरफेस वेब पे भी हो सकता है और मोबाइल ऐप भी हो सकती है। IoT सब सिस्टम की जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो तो मैं मोर एंड लेस कवर कर लिया है, मगर इस स्लाइड में ना मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ। स्टोरेज, जो आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा ना, वो 2 पार्ट्स पे हो रहा होगा, 2 तरह का डेटा होगा, हॉट डेटा और कोल्ड डेटा। हॉट डेटा होगा जिस पे अमल फौरी ज़रूरी है, अगर आग लग गई है तो फौरी तौर पे एक्शन रिक्वायर्ड है, तो ये हॉट जो डेटा है जिसका फ़ौरन एक्शन रिक्वायर्ड है वो चाहिए आपको एक जगह स्टोर करने का। और दूसरा पार्ट जो है वो कोल्ड डेटा है। कोल्ड डेटा ये जो बाद में बैच प्रोसेसिंग आराम से उसको प्रोसेस कर लेंगे कि बंदा किस वक्त आया था घर, ऑफिस में कितना टाइम स्पेंड किया एंड सो ऑन, मिसाल के तौर पे ये कोल्ड डेटा, हमें फ़ौरन तौर पे इसका डेटा नहीं चाहिए। तो हमने देखा स्टोरेज में हमें हॉट पाथवे और कोल्ड पाथवे दोनों चाहिए जगहें स्टोर करने के लिए। बाकी चीज़ें तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए अभी तक हमने ना बगैर तस्वीर के डिस्कस किया, अब हम ये कर रहे हैं कि एक तस्वीर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इस तस्वीर में आप देखिए लेफ्ट साइड पे थिंग्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बहुत सारी गेटवे भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं। ये सारी क्या कर रही हैं, क्लाउड को डेटा भेज रही हैं। और क्लाउड क्या कर रहा है, इन डिवाइसेस को मैनेज कर रहा है। तो 2 बातें हो गई, थिंग्स हो गई, क्लाउड हो गया। क्लाउड में डेटा जा रहा है और क्लाउड से डिवाइसेस की मैनेजमेंट हो रही है। अच्छा, जब क्लाउड के बाद डेटा पहुंच गया तो क्या किया उसने, सबसे पहले उसकी प्रोसेसिंग की। अच्छा, मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग के बहुत सारे, इवेंट प्रोसेसिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, MQTT प्रोटोकॉल्स हैं, काफका एंड सो ऑन है। आपने जो क्या स्ट्रीम है, बेसिकली वो डेटा आए जा रहा है और उसको प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, वो क्या हो रहा है, उस डेटा को प्रोसेसिंग, स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है वो होके वो डेटाबेस में स्टोर हो गया। नीचे देखिए, सबसे डेटाबेस में स्टोर हो गया। अच्छा, बाज़ चीज़ डायरेक्टली भी डेटाबेस में स्टोर हो सकती है, मगर वो कम होता है, ज़्यादातर स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू डेटा स्टोर होगा। जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम क्रिटिकल है ना, वो हो सकता है डायरेक्टली डेटाबेस में अपडेट कर दें, मगर ये ज़्यादातर नहीं होता। अच्छा, फिर क्या है, जब डेटाबेस में चला गया, डेटाबेस से जो आपका अल्लाह भला करे मुख्तलिफ इंटरप्राइज एप्लीकेशन हैं, मिसाल के तौर पे आपके बिजनेस से इंटीग्रेशन उनसे होगी, जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पे आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है कोई, उसमें आपने पहले ही सिक्योरिटी वाले को किसी हाउस पे भेजने का एप्लीकेशन बनाया हुआ है, वो यहाँ डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा कि जब अलार्म बजेगा डेटाबेस में रिकॉर्ड करेंगे तो वो बिजनेस से इंटीग्रेशन करके एप्लीकेशन से हम बुला लेंगे, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर हमने जो इवेंट, जो स्ट्रीम प्रोसेसिंग की और यहाँ से डेटा आया बिजनेस प्रोसेस से, ये दोनों मिलके यूज़र का एनालिटिक्स का डेटा, उसको सारे ग्राफ दिखाने, चार्ट दिखाने, ये सब। तो ये मैंने आपको लेफ़्ट टू राइट सारा समझाया। आप इसमें ये समझिए कि थिंग्स से लेके आप इंसाइट्स हासिल करते हैं और फिर एक्शंस होती हैं। तो 3 चीज़ें हैं, थिंग्स आपको इंसाइट देती हैं डेटा देके, इंसाइट से फिर आप एक्शंस लेते हैं कुछ काम करने के लिए। इंसाइट जो है ना, आपकी कुछ समझ बढ़ती है, और एक्शन वो है जिस पे आपको कोई अमल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी वैन भेजनी पड़ती है या स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन करना पड़ता है अगर आग लग गई है। कुछ ऑप्शनल सिस्टम भी हैं, मिसाल के तौर पे क्लाउड पे ना टेलीमेट्री डेटा भी आ रहा है डिवाइस से। हम क्या करते हैं, इस टेलीमेट्री डेटा को लेकर ना ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म से मतलब है किसी ने चेंज करते हैं स्टोरेज से पहले, तो ये भी हो सकता है। फिर ये कि मशीन लर्निंग, हमें उस डेटा से लर्निंग करके कुछ डिसीजन भी निकलवा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि यूज़र मैनेजमेंट, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, होती है। वो क्या है कि यूज़र मैनेजमेंट क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र हैं इसके। मिसाल के तौर पे आपके घर में कौन से यूज़र आ रहे हैं, किसको अलाउड है, ये सारी मैनेजमेंट में एक ये वाली भी हो सकती है, और दूसरी आपकी IoT की क्लाउड की एप्लीकेशन की भी यूज़र हो सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिनको मोटा डिफरेंट डेटा नज़र आ रहा होता है। तो ये दोनों किस्म की यूज़र मैनेजमेंट हो सकती है। तो ये ऑप्शनल सब सिस्टम है, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम इनकी ज़रूरत होगी या नहीं होगी, देखेंगे। अच्छा, अब ये एक और तस्वीर देखिए आप, इसमें अभी तक हमने जो भी बातें की हैं ना, वो सब डिस्कस की हुई हैं। मिसाल के तौर पे इसमें एज डिवाइसेस हैं, इसमें थिंग्स हैं, जो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, इसमें यूज़र मैनेजमेंट है, इसमें
IoT गेटवे है, इसमें कोल्ड और हॉट पाथ डेटाबेसेस हैं। तो ये डिटेल्ड आर्किटेक्चर डायग्राम है, इसको ज़रा सा गौर से देख लें, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ताकि आपको पूरी बात एक तस्वीर में समझ में आ जाए। अगर आपको ये तस्वीर समझ में आ गई तो समझेंगे आपको पूरी बात समझ में आ गई है। ये ना तस्वीर जो आपको बता रही है ना, सिर्फ एक चीज़ एम्फेसाइज कर रही है, इंटरनेट पे ना जो भी डिवाइसेस होती हैं ना, उन सबका IP एड्रेस होता है। तो यही कह रहा है कि जो गेटवेज हैं, क्लाउड है, IoT डिवाइसेस हैं, सबका IP एड्रेस है और ये IP कनेक्टेड डिवाइस हैं, ताकि वो सारे जब IP होगा तो इसका मतलब है इनकी एक दूसरे से वो बातचीत कर सकेंगे इंटरनेट से। अच्छा, अब यहाँ इस तस्वीर में आपको ये बता रहा हूँ कि दो किस्म के सेंसर्स होंगे। एक सेंसर है जो कि खुद इंटरनेट पे बात नहीं कर रहा, वो या तो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू बात कर रहा है या IoT गेटवे के थ्रू बात कर रहा है क्लाउड से, तो वो तो नॉर्मल सा सेंसर है। दूसरा किस्म का सेंसर है स्मार्ट सेंसर, जो हैं अब नए बहुत सारे आने लगे हैं जिसमें इंटरनेट बिल्ट इन है। तो जारी बात है स्मार्ट सेंसर थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, जो नॉर्मल सेंसर्स हैं वो थोड़े सस्ते होंगे, मगर बाद स्मार्ट सेंसर आ गए हैं जो कि खुद इंटरनेट पे, जैसे मिसाल के तौर नेस्ट गूगल का जो है वो थर्मोस्टेट है, वो इंटरनेट पे खुद बात करता है, तो स्मार्ट सेंसर है वो। तो जो स्मार्ट सेंसर हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, और ये दोनों जो है ना, मगर दोनों में कॉमन क्या बात है, वो क्लाउड पे डेटा भेज रहे हैं, एक गेटवे के थ्रू नॉर्मल सेंसर और स्मार्ट सेंसर डायरेक्टली। अच्छा, इस तस्वीर में एक बात नोट करें, हम ये पहले रिवाइज करा चुके हैं, आपको बात जिक्र कर चुका हूँ मैं, वो क्या है कि नॉन IP डिवाइसेस भी होंगी IoT में, जो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होंगी, वो ना IoT गेटवे से किसी तरह से कनेक्टेड होंगी। मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं इसके, IoT गेटवे उनको क्लाउड से कनेक्ट कर रहा होगा। अच्छा, मार्केट में ना मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स अवेलेबल हैं जो आप IoT में इस्तेमाल करते हैं। मैं ज़रा सा आपको इसकी लिस्ट पढ़ के सुना दूँ। टेम्परेचर हो सकता है नापने के लिए, ह्यूमिडिटी हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, कंपास हो सकता है डायरेक्शन देखने के लिए, प्रेशर हो सकता है, सोनार हो सकता है, लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए सेंसर्स हो सकते हैं। ये जो सारे सेंसर हैं दो किस्म के होंगे, या तो स्मार्ट सेंसर होंगे जो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे और क्लाउड पे डेटा भेज रहे होंगे, या नॉर्मल सेंसर होंगे जो IoT गेटवे के थ्रू डेटा भेज रहे होंगे। हमने ये IoT गेटवे का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। नोट ये करें कि या तो IoT डिवाइसेस जो है ना डायरेक्टली क्लाउड पे डेटा भेज रही होती हैं, या ये सारा डेटा लोकल फील्ड गेटवे में होता है। लोकल से मेरा मतलब है उसी जगह पे, तो डेटा वो जमा करता है, मे बी उसको प्रोसेस करता है, मे बी उसको समराइज करता है और फिर क्लाउड पे भेजता है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि फील्ड गेटवे अगर आप है डायरेक्टली अगर क्लाउड पे डील करें तो सारा प्रोसेसिंग तो फिर क्लाउड पे होगी, मगर अगर फील्ड गेटवे पे IoT गेटवे पे हम डेटा भेज रहे हैं तो पहले IoT गेटवे पे डेटा आएगा, उसको प्रोसेस करके हम उसके साथ कुछ करेंगे, उसको समराइज करेंगे। अच्छा, वो IoT गेटवे मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, और फिर वो डेटा समराइज करके क्लाउड में भेज देगा। तो इससे प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, वरना तो अगर हर छोटी चीज़ क्लाउड में भेजनी पड़ेगी तो ये तो क्लाउड पे इंटरनेट का खर्चा भी बहुत आ जाएगा और क्लाउड पे स्टोरेज की जगह भी बहुत चाहिए होगी। अभी तक हम IoT गेटवेज की बात कर रहे थे और आपको कह रहे थे ये एज डिवाइस है, जहाँ पे उसकी एज डिवाइस की सबसे मिसाल के तौर पे जो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हो रहा है वो रास्पबेरी पाई है। एज डिवाइस का क्या क्या आपकी एज कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? इसको हम एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, आइंदा आने वाले ज़माने में ना आप जब IoT में हम जैसे जैसे घुसते जाएंगे ना, एज कंप्यूटिंग का ही बड़ा ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ करेगा। तो एज कंप्यूटिंग की क्या क्या मेजर चीज़ें हैं? नंबर 1 मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ। एज कंप्यूटिंग इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडाइम विच ब्रिंग्स टुगेदर कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग स्टोरेज क्लोजर टू द लोकेशन वेयर इट इज़ नीडेड। तो हमने क्लाउड से डेटा एज पे शुरू कर दिया, लोकेशन के करीब शिफ्ट कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेंट्रलाइज्ड रिमोट क्लाउड टू डू ऑल द वर्क, द डेटा इज हैंडल्ड एंड स्टोर्ड लोकली, that is on the IoT device itself or at the nearest network node. एज में ना हम ये भी कर सकते हैं कि जो स्मार्ट सेंसर है मिसाल के तौर पे, वहाँ भी स्मार्ट सेंसर में अगर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है तो वहाँ भी प्रोसेसिंग करते हैं, मगर आमतौर पे स्मार्ट सेंसर इतने पावरफुल होते नहीं हैं। तो हमने इन्हें बताया था आपको कि IoT गेटवे है, मिसाल के तौर पर रास्पबेरी पाई, वहाँ पे डेटा जाएगा और वहाँ से क्लाउड पे भेजा जाएगा, मे भी समराइज करके एंड सो ऑन। तो इसको हम एज कंप्यूटिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट देखें,
कंप्यूटेशन इज लार्जली कंप्लीटली परफॉर्म्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस नोड्स, यानी लोकली सारी प्रोसेसिंग हो जाती है। फिर तीसरा पॉइंट, एज कंप्यूटिंग पुशेस एप्लीकेशंस डेटा एंड कंप्यूटिंग पावर सर्विसेज अवे फ्रॉम सेटेलाइट पॉइंट्स टू लोकेशन क्लोजर टू द यूजर। मैं जब इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है। आप गौर से देखें ना, तो ये हुआ है कि अगर मैं आज से, जब मैं शुरू हुआ था कंप्यूटर साइंस में, तो मैं अगर उस ज़माने में आईओटी का कोई काम करता ना, तो मैं क्या करता, अपने पीसी को एज अ कंट्रोलर इस्तेमाल करता और पीसी के थ्रू मैं सब कंट्रोल करता पूरे घर को। स्मार्ट होम जो था ना, स्मार्ट हाउस, मैं अपने पीसी को आईओटी गेटवे, तो अब नाम बदल गए। अच्छा, फिर क्या हुआ, आस्ता आस्ता पीसी का ज़माना ख़त्म होता गया और ज़्यादातर सर्विसेज क्लाउड पे चली गई और वेब के थ्रू कनेक्ट हो जाते थे आप। अब दोबारा वो आ रहा है कि क्लाउड से वापस एज पे आ रहा है, तो पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो जो पहले आपके घर में पीसी होता था ना, वो एज है। आप वो रास्पबेरी पाई से कर लें या अभी भी आप अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। लोकल कंप्यूटर आपका डेस्कटॉप है, मगर ये देखना पड़ेगा उसका बैकअप और सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अगर फेलियर होता है तो फिर क्या करेंगे, मगर वो एज डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है आपका पीसी भी। अच्छा, फिर तीसरा है, एज कंप्यूटिंग डज नॉट नीड कॉन्टैक्ट विद एनी सेंट्रलाइज्ड क्लाउड ऑल्दो इट मे इंटरेक्ट विद वन। देखें, एज कंप्यूटिंग मुझे क्लाउड पे चाहिए नहीं कुछ। मैंने एक एज डिवाइस लगाई, उससे पूरे सेंसर्स वगैरह, स्मार्ट सेंसर और हर किस्म के सेंसर कलेक्ट कर लिए, तो जरूरत ही नहीं है क्लाउड की। मगर आमतौर पर ऐसा नहीं होता, क्लाउड पे कनेक्शन होता है। आखिरी पॉइंट, एज एप्लीकेशन सर्विसेज रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट मस्ट बी मूव्ड इन consecutive traffic, the distance the data must travel. This provides lower latency and reduced transmission cost. जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया, जब मैं सारा डेटा एज डिवाइस पे जमा कर रहा हूँ तो मुझे हर चीज़ क्लाउड में नहीं बनानी पड़ेगी, हर चीज़ क्लाउड में स्टोर नहीं करनी पड़ेगी, तो मेरा इंटरनेट का बिल भी कम हो जाएगा और मेरा क्लाउड स्टोरेज का बिल भी कम हो जाएगा। एज डिवाइस तो अपनी है ना, तो मुझे आसानी हो जाएगी। अच्छा, एज डिवाइस पे, यहाँ पे एज कंप्यूटिंग पे एक बात कहता है, जरूरी नहीं है कि वो सिंगल डिवाइस हो। फर्ज करें मेरे लिए एज डिवाइस बड़ी क्रिटिकल है, तो फिर मैं क्या करूँगा, 2 या 3 रास्पबेरी पाई लगा के उन पे कुबरनेटिस का क्लस्टर बना लूँगा, ताकि 1-2 फेल भी हो जाए तो मेरा काम चलता रहे। तो या प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो तो फिर भी मैं बहुत सारी एज डिवाइसेस लगा सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ एप्लीकेशन। अभी आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर, पूरी इंडस्ट्री ने क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट शोर मचा के पिछले 5-7 साल में, 10 साल में सर पर उठा लिया दुनिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग इतनी अच्छी है, ये है वो है। अब आप कह रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बीच में एक एज कंप्यूटिंग भी होनी चाहिए। वाई? नंबर 1, सिक्योरिटी। अगर एज डिवाइस पे डेटा ज़्यादा सिक्योर होगा, अगर बिल्कुल आपका सिक्योर डेटा है, तो आप चाहेंगे एज पे ही रहे, क्लाउड पे ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, परफॉर्मेंस इशू। क्लाउड पे जाने में टाइम लगता है, एज तो लोकल नेटवर्क है ना, लोकल लैन है, बड़ी तेज़ी से आपके पास एज पे डेटा आ जाता है। और नंबर 3, ऑपरेशनल कॉस्ट। क्लाउड की कॉस्ट है, एज अपनी है, तो कॉस्ट भी कम होगी। तो ये तीनों वजूहात हैं जो हम क्लाउड की पहले कह रहे थे कि ये सब चीज़ों का इलाज है, तो सब चीज़ों का तो कोई भी इलाज नहीं होता। एक दवा सब चीज़ का इलाज नहीं कर सकती बीमारियों का। बाज़ चीज़ों के लिए आपको आईओटी में ख़ास तौर पे एज कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ेगी और पड़ती रहेगी। अब ये सवाल पैदा होता है कि आईओटी एज जो कंप्यूटिंग कैसे वर्क करती है, तो डिवाइसेस कैसे वर्क करती हैं। देखिए, आप पहले ये बात समझें, हर मिनट ना जो सेंसर्स हैं ना, वो डेटा फेंक रहे होते हैं। टेम्परेचर सेंसर है, कंटिन्यूसली डेटा आएगा, मेगाबाइट्स ऑफ डेटा आएगा। अगर ये सब क्लाउड पे जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो आईओटी एज जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, ये सेंसर का डेटा या तो वो स्मार्ट सेंसर में वहीं रख रहे हैं, या तो दोनों को एज ही कहते हैं कंप्यूटिंग, या आईओटी गेटवे में रख रहे हैं। तो क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम बड़ा फास्ट हो जाएगा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, और कॉस्ट भी कम हो जाएगी और डेटा सारा वहीं स्टोर हो जाएगा, प्रोसेस भी हो जाएगा। और फिर जो इंपॉर्टेंट बात है बताने की, क्लाउड में, वरना अगर हमने क्लाउड में इंतजार किया ना, मिसाल के तौर पे इंटरनेट डाउन हो गया 5 सेकंड के लिए, आपके घर में आग लग गई है, 5 सेकंड तक इंटरनेट डाउन है, या 1 घंटे के लिए, फिर क्या होगा, पाकिस्तान में तो 1 घंटा भी हो सकता है, फिर क्या होगा। तो कम से कम वहाँ लोकल में अलार्म तो बजा दे ना कि भाई आग लग गई है। तो आईओटी एज डिवाइसेस इसलिए बहुत ज़रूरी हैं, और पाकिस्तान के जैसे इन्वायरमेंट में ना जहाँ बिजली का पता है, ना इंटरनेट कनेक्शन का पता है, तो और ज़्यादा ज़रूरी है।
अमेरिका में भी ज़रूरी है, मगर यहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको एक क्लियर कट पिक्चर पेश की एज कंप्यूटिंग की। देखें, इस पूरी चीज़ को मैं समराइज़ कर दूँ। एज कंप्यूटिंग मेक्स इट पॉसिबल that the IoT device is no longer dependent on the internet connection and can function as a standalone network node. आपका लोकल एरिया LAN है, उस पर IoT गेटवे लगा हुआ है, उस पर IoT डिवाइसेस हैं, सारी प्रोसेसिंग आपके घर पे हो रही है या आपके ऑफिस में हो रही है या आपकी फैक्ट्री पे हो रही है, और ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट पे क्लाउड पे जाए। बाज़ एप्लीकेशंस में क्लाउड पे नहीं जाएगा, मगर सम केसेस में आप चाहेंगे कि उसकी समरी क्लाउड पे जा सके, तो IoT एज का ये फ़ायदा है। जब हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं ना एज कंप्यूटिंग के, तो ज़रा पॉइंट बाय पॉइंट भी इसको ज़रा सा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एज पे होगी तो वहाँ पे दूसरे के लोकली नेटवर्क को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू क्लाउड के। बेटर ऐप परफॉर्मेंस है क्योंकि लेटेंसी कम है, फौरी तौर पे आपको एज पे रखा हुआ है डेटा सारा, तो आप फौरी तौर पे उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट है क्योंकि वो आपकी अपनी डिवाइस है तो कॉस्ट भी कम होगी, क्लाउड पे महंगा पड़ेगा। इम्प्रूव बिजनेस एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। बिजनेस मिसाल के तौर पे आपका KFC है, मैकडोनल्ड है, वो IoT एज पे कंप्यूटिंग कर रहा है सारा स्टोर में, तो खुदा ना खास्ता क्लाउड पे हो तो डाउन हो जाए। अभी मोबाइल लिंक जो है, हमें कभी मोबाइल लिंक या किसी मोबाइल फ़ोन का बिल देने जाता हूँ जोंग वोंग का, तो कहते हैं ये क्लाउड डाउन है, इंटरनेट डाउन है। जब इंटरनेट डाउन है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर लोकल IoT एज पे होगा तो वहाँ पे तो अपडेट हो ही जाएगा, बाद में जैसी कनेक्शन होगा दोबारा क्लाउड में भी अपडेट हो जाएगा। और अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। स्केलेबिलिटी क्या चीज़ है? मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस कर सके। अगर सब कुछ क्लाउड में हो रहा है तो क्लाउड सर्वर हज़ारों आपके घर हैं, स्मार्ट होम्स हैं, लाखों स्मार्ट होम्स हैं, उन लाखों स्मार्ट होम से जब डेटा क्लाउड पे पहुंचेगा तो क्लाउड बैठने का बहुत प्रॉबिलिटी है। मगर IoT एज पे हर एक के अपने घर में प्रोसेसिंग हो रही है तो उसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। मैकेंजी जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, उसके ख्याल में ना ये यूज़ केसेस हो सकते हैं एज कंप्यूटिंग के। नंबर 1, किन इंडस्ट्रीज़ में? ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। दूसरा एनर्जी सेक्टर, फिर रिटेल सेक्टर, फिर हेल्थ केयर और यूटिलिटीज़। मिसाल के तौर पर KSC और बिजली की मुख्तलिफ कंपनियाँ, वापडा। तो ये मैं रिपीट कर देता हूँ: ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, रिटेल जो दुकानों पे, हेल्थ केयर एंड यूटिलिटीज़। तो ये उनके ख्याल में IoT एज कंप्यूटिंग के यूज़ केसेस हैं।